जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। DSSP के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है टीजीटी की वैकेंसियों के बारे में। टीजीटी के आपके 5346 पोस्टों पर ये आपकी भर्ती निकली है और 5346 पोस्टों के अंतर्गत आपकी सभी सब्जेक्ट की भर्ती है। इसके बारे में आपकी संपूर्ण जानकारी इस सेशन के अंतर्गत देने वाले हैं। आप इस सेशन को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं आपकी DSSP भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका 5346 पदों पर ही आपकी वैकेंसी निकल कर आई है और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इस सेशन को दोस्तों तक अपने का जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DSSP के द्वारा जो जारी किया गया है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपका, ये देख लीजिए, आपका 3 अक्टूबर के दिन ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये आपकी नोटिफिकेशन की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी संख्या है। तो वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके कब होंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपका 9 अक्टूबर 2025 से ये आपका 12 बजे दोपहर से प्रारंभ हो जाएंगे फॉर्म। और ये आपकी क्लोजिंग डेट है, आपकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 नवंबर 2025 रखी गई है। तो आपके फॉर्म है जो आपके 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 7 नवंबर 2025 रखी गई है, रात में 12 बजे तक। अब आपकी वैकेंसियों के बारे में यहाँ पर विस्तृत जो जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कितनी पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं। तो ये आप देख लीजिए आपका ये पोस्ट कोड के हिसाब से। सबसे पहले टीजीटी के अंतर्गत आपकी मैथमेटिक्स के और मेल कैंडिडेट के लिए ये आपकी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, ये आपका ग्रुप बी के अंतर्गत अनरिजर्व की आपकी 319 पोस्ट हैं। ओबीसी की आपकी 158 पोस्ट हैं। ओबीसी की आपकी 319 पोस्ट हैं, सॉरी अनरिजर्व की 319 हैं, ओबीसी की 158 है, एससी की 127 है और एसटी की 34 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की आपकी 106 पोस्ट हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 744 जो पोस्ट हैं आपकी वो टीजीटी मैथ के अंतर्गत आपकी होने वाली हैं। उसके बाद में आपकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी टीजीटी मैथ की जो कंप्लीट वैकेंसी हैं आपकी 744 पोस्ट आपकी टीजीटी मैथ के अंतर्गत यहाँ पर हैं। उसके बाद में अगली यहाँ पर बात करते हैं आपकी टीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के आपके लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 194 है। उसके बाद ओबीसी की 116 है। एससी कैटेगरी की फीमेल के लिए मात्र 1 सीट है। एसटी के लिए एक भी सीट खाली नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 65 पोस्ट हैं। इस प्रकार से आपकी टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल कैंडिडेट के लिए 376 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हैं। उसके बाद में आपकी टीजीटी इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। टीजीटी इंग्लिश के अंतर्गत आपकी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 321 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए आपकी 263 पोस्ट हैं। एससी के लिए 140 पोस्ट हैं। एसटी के लिए 19 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 126 पोस्ट हैं और कुल मिलाकर 869 पोस्ट आपकी टीजीटी मेल कैंडिडेट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से यहाँ पर निकल के आई हैं। उसके बाद में टीजीटी इंग्लिश की आपकी फीमेल की अगर बात करें तो टीजीटी फीमेल के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत आपकी 20 पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए 31 पोस्ट हैं। एससी के लिए आपकी 8 पोस्ट हैं। एसटी के लिए आपकी 3 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की आपकी 42 पोस्ट हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपकी 104 पोस्ट टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट से अंतर्गत आपकी फीमेल कैंडिडेट की हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें। सामाजिक विज्ञान टीजीटी मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 178 पोस्ट जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है और 60 पोस्ट आपकी ओबीसी की है, 31 पोस्ट आपकी एससी की है, 5 पोस्ट आपकी एसटी की है और 36 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं और कुल मिलाकर 310 पोस्ट आपकी सामाजिक विज्ञान टीजीटी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहने वाली हैं। उसके बाद में आपकी टीजीटी फीमेल कैंडिडेट के लिए सोशल साइंस से कितनी पोस्ट हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो टीजीटी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी सोशल साइंस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 54 पोस्ट है। उसके बाद में आपकी ओबीसी की 21 पोस्ट है, एससी की 6 पोस्ट है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की आपकी 10 पोस्ट है और कुल मिलाकर 92 पोस्ट आपकी टीजीटी सामाजिक विज्ञान फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद में यहाँ बात करते हैं आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट के लिए।
तो नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट के लिए आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 306 पोस्ट है। ओबीसी के लिए आपकी 116 पोस्ट है। उसके बाद में आपकी एससी के लिए 84 पोस्ट है, एसटी के लिए 53 पोस्ट हैं और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 71 पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी कुल मिलाकर 630 पोस्ट जो है वो आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस के अंतर्गत आई हैं मेल कैंडिडेट की। दोस्तों आप इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि इस भर्ती के बारे में आपको और आपके दोस्तों को अच्छे से जानकारी मिल सके। उसके बाद है टीजीटी नेचुरल साइंस ही आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की 220 पोस्ट है, 120 पोस्ट आपकी जो है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी की है, 56 पोस्ट आपकी एससी की है, 34 पोस्ट एसटी की है और 72 पोस्ट जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर 502 जो वैकेंसी हैं वो आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस के अंतर्गत फीमेल कैंडिडेट की होने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी हिंदी से। हिंदी के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल कैंडिडेट टीजीटी हिंदी से आपकी 274 पोस्ट जो है वो आपकी क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 63 पोस्ट ओबीसी के लिए, 38 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए, 2 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 43 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर आपकी 420 पोस्ट जो है टीजीटी हिंदी से मेल कैंडिडेट के लिए हैं। उसके बाद टीजीटी मेल कैंडिडेट के बाद में आपकी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो फीमेल कैंडिडेट टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से 37 पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 43 पोस्ट आपकी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की हैं, 14 पोस्ट जो है वो आपकी एससी कैटेगरी की हैं, 28 पोस्ट आपकी यहाँ पर एसटी कैटेगरी की हैं और 14 पोस्ट ही आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। और कुल मिलाकर आपकी 136 पोस्ट आपकी यहाँ पर टीजीटी हिंदी फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं। उसके बाद टीजीटी संस्कृत के बारे में बात करते हैं। संस्कृत टीजीटी मेल कैंडिडेट संस्कृत के अंतर्गत आपकी कितनी पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 34, उसके बाद ओबीसी की 165, उसके बाद 55 पोस्ट है आपकी एससी कैटेगरी की, 10 पोस्ट है आपकी एसटी कैटेगरी की, 78 पोस्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और कुल मिलाकर आपकी 342 पोस्ट जो है वो आपकी टीजीटी संस्कृत मेल कैंडिडेट के लिए निकल कर आई हैं। उसके बाद टीजीटी संस्कृत से फीमेल कैंडिडेट के लिए बारे में बात करते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत आप बात देखें यहाँ पर तो आपकी 106 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की, 181 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी की, 55 पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी की, 23 पोस्ट आपकी एसटी कैटेगरी की और 51 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की और कुल मिलाकर 416 पोस्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 416 पोस्ट आपकी टीजीटी संस्कृत फीमेल कैंडिडेट के लिए निकल कर आई हैं। उसके बाद में अगली बात करते हैं आपकी। उसके बाद में अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी टीजीटी उर्दू सब्जेक्ट के अंतर्गत। उर्दू के अंतर्गत आपकी कितनी पोस्ट हैं टोटल कंप्लीट ऑफ। तो टीजीटी उर्दू आपके मेल कैंडिडेट के बारे में सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 0 पोस्ट, 28 पोस्ट ओबीसी, 1 पोस्ट एससी, 2 पोस्ट एसटी और 14 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, कुल मिलाकर 45 पोस्ट आपकी टीजीटी उर्दू सब्जेक्ट से मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद में आपकी टीजीटी उर्दू से फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं कितनी पोस्ट हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 0 पोस्ट है, 81 पोस्ट ओबीसी, एससी और एसटी दोनों के लिए आपकी 0 पोस्ट हैं और 35 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 116 पोस्ट जो है वो आपकी टीजीटी उर्दू फीमेल की हैं। उसके बाद में टीजीटी पंजाबी सब्जेक्ट के अंतर्गत बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट की पंजाबी के अंतर्गत आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, 46 पोस्ट जो हैं वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं, 4 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 0 पोस्ट है या कि उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 17 पोस्ट है और कुल मिलाकर आपकी 67 पोस्ट जो है वो टीजीटी पंजाबी भाषा के पंजाबी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपकी मेल कैंडिडेट के लिए कुल मिलाकर 67 पोस्ट निकल के आई हैं। उसके बाद में पंजाबी भाषा के अंतर्गत ही आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, 103 पोस्ट जो है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 18 पोस्ट एससी के लिए हैं, एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, 39 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है और कुल मिलाकर 160 पोस्ट जो है वो आपकी टीजीटी पंजाबी सब्जेक्ट के अंतर्गत फीमेल कैंडिडेट की है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ड्राइंग टीचर के बारे में। और ड्राइंग टीचर के बारे में यदि बात करें तो ड्राइंग टीचर के अंतर्गत आपकी 7 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की, 6 पोस्ट आपकी ओबीसी कैटेगरी की, 2 पोस्ट एससी की और एसटी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। तो ड्राइंग टीचर की कुल मिलाकर आपकी 15 पोस्ट यहाँ पर निकल के आई हैं। उसके बाद में स्पेशल एजुकेशन टीचर के अंतर्गत बात करें तो स्पेशल एजुकेशन टीचर के अंतर्गत आपकी अनरिजर्व कैटेगरी और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी इन दोनों के अंतर्गत कोई पोस्ट नहीं है। एससी के अंतर्गत आपकी 2 पोस्ट है यहाँ पर
ST और EWS के अंतर्गत भी आपकी कोई पोस्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी स्पेशल एजुकेशन टीचर की मात्र 2 पोस्ट है और वो आपकी SC कैटेगरी के अंतर्गत है। अब टोटल ऑफ वैकेंसी की अगर बात की जाए तो टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो आपकी 2070 जो पोस्ट हैं वो आपकी 2070 पोस्ट जो है ये आपकी हैं अनरिजर्व कैटेगरी की सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत, और 1601 पोस्ट जो है वो आपकी ये हैं आपकी OBC कैटेगरी के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत। उसके बाद में 642 पोस्ट जो है वो हैं आपकी SC कैटेगरी की ऑल सब्जेक्ट के अंतर्गत, 214 पोस्ट हैं आपकी ST कैटेगरी की ऑल सब्जेक्ट के अंतर्गत, और 819 पोस्ट हैं आपकी EWS कैटेगरी की ऑल सब्जेक्ट के अंतर्गत। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 5346 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हैं। 5346 पोस्ट जो है वो आपकी टोटल ऑफ पोस्ट हैं। उसके बाद में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और आगे जो जो जानकारी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप सेशन को एक बार अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2025 को रात में 12 बजे तक आपके फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद में आपका लिंक जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, लिंक आपका डिसेबल्ड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं। अब दोस्तों आपकी सब्जेक्ट वाइज और पोस्ट वाइज आपकी हर एक जानकारी जिसके अंतर्गत आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है किसी भी पोस्ट के लिए, एज लिमिट वगैरह, इस सब के बारे में यहाँ पर आपकी अलग से डेस्क्रिप्टिव जानकारी दी गई है। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आपको इस हमारे इस सेशन के अंतर्गत आपको इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और हमारा अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपकी TGT मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में बता ही दिया था। आपका अनरिजर्व कैटेगरी की 319, OBC की आपकी 158, SC की 127 और ST की 34, EWS की 106, कुल मिलाकर 744 पोस्ट जो है आपकी मैथमेटिक्स मेल कैंडिडेट के अंतर्गत यहाँ पर निकल के आई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत आपकी क्या मांगी गई है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए एक तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत, और वो आपकी कम से कम 50% मार्क्स उसके लिए अनिवार्य हैं। बैचलर डिग्री के साथ में आपको मास्टर डिग्री, उसके अलावा अगर बैचलर डिग्री के साथ में अगर मास्टर डिग्री हो तो बेहतर है। उसके अलावा यदि आपके पास 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वो भी ठीक है, जैसे कि BA BEd BSc BEd वो होता है। और अगर ये कुछ नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का जो बैचलर डिग्री है वो होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ में आपको BEd का डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपको वहाँ पर CTET की अनिवार्यता रखी गई है। CBSE पास्ड CTET आपके पास 100% होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं DTEL/SB के अंतर्गत। और ये आपका CTET जो है आपका TGT के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है। तो आपके पास CTET का होना अनिवार्य है मुख्य रूप से। साथ में आपको पता ही है आपको आपकी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में ही आपको क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री या तो आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री हो, और या उसके बाद में आपके पास 2 साल का BEd हो, या फिर आपने इंटीग्रेटेड 4th ईयर जो इंटीग्रेटेड होता है वो आपने किया हो। तो ये तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग टीचिंग TGT मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट। तो जिस भी कैंडिडेट के पास जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वही आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस पे यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका पे स्केल के बारे में बात करें तो पे स्केल आपका रहने वाला है 44,900 से लेकर 1,42,400। और आपका पे लेवल की बात करें तो आपका 7 लेवल का जो पे है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपका एज जो है वो 30 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में जो रिलैक्सन है वो आपको पता ही है, SC ST और जो भी अदर कैटेगरीज है उनके लिए जो अलग रिलैक्सन है उसके बारे में आपको पीछे लास्ट में विस्तार से बता देंगे। उसके बाद में अगली यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो है वो है आपका फीमेल कैंडिडेट मैथमेटिक्स का, TGT मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपका फीमेल कैंडिडेट की। तो पोस्ट के बारे में हमने आपको बता ही दिया था ऊपर, और 376 पोस्ट आपकी ऑल कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पर
फीमेल कैंडिडेट मैथमेटिक्स की रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो आपकी मेल कैंडिडेट के अंतर्गत थी वही आपकी यहाँ फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत है। आपको यहाँ पर आपके लिए 3 ईयर का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में अगर 3 ईयर के साथ में आपको बीएड होना चाहिए, 2 साल या 1 साल का जो भी आपके पास हो, या फिर आपके पास 4th ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जिसके अंतर्गत आपकी 1 साल की बीएड इंक्लूडेड होती है। साथ में आपको सीटेट की अनिवार्यता 100% होनी चाहिए। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात करें तो एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर किसी के लिए नहीं चाहिए। और पे स्केल जो है वो आपका सेम रहने वाला है, जो कि आपका मेल कैंडिडेट का था वही सेम आपका फीमेल का रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो आपका 30 ईयर से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और जो रिलेक्शन है वो आपका 5 साल का, 3 साल का जो भी है प्रोसेस वो आपको लास्ट की जो पैरा है उसके अंतर्गत आपको बता देंगे। जैसा कि SC ST के लिए 5 साल का होगा, OBC के लिए 3 साल का होगा, और जो भी इस प्रकार से है उसके बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। अगली सब्जेक्ट है आपकी TGT, और वो है आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, इंग्लिश TGT मेल कैंडिडेट। इसके अंतर्गत आपकी टोटल ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो आपकी 869 पोस्ट आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर। जैसे कि अनरिजर्व की 321 है, OBC 263, SC 140, ST 19, EWS 126 और कुल मिलाकर 869 पोस्ट आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो आपकी सेम क्वालिफिकेशन सभी के अंतर्गत रहने वाली है कि आपको जो है 3 ईयर का जो आपका ग्रेजुएशन डिग्री होता है वो आपके पास होना चाहिए, और 3 ईयर के साथ में आपको 1 साल या 2 साल का जो बीएड होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास 4th ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो वरीयता रखी गई है वो है आपकी, उसके अंतर्गत आपके 50% मार्क्स आपके होने ही अनिवार्य हैं। उसके बाद में सीटेट आपके पास 100% होना ही चाहिए। अगर सीटेट नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। सीटेट की अनिवार्यता का आपको पता ही है कि आपको 90 मार्क्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए। बाकी SC ST के लिए आपको यहाँ पर, SC ST OBC के लिए आपके 82 मार्क्स आपको यहाँ चाहिए, और एक्सपीरियंस कुछ चाहिए नहीं। और पे स्केल की बात करें तो आपका यहाँ पर टोटल ऑफ पे स्केल है जो लेवल 7 का 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाला है। एज लिमिट आपकी वही 30 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो रिलेक्शन है वो आपको पता ही है 30 ईयर्स वगैरह, मतलब 5 साल या 3 साल का जो रिलेक्शन है वो आपको मिलने वाला है। अगला यहाँ पर बात करते हैं आपका TGT इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी थी यहाँ पर 104 वैकेंसी, सभी कैटेगरीज को मिलाकर आपकी 104 वैकेंसी थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता है जो कि आपकी मेल कैंडिडेट के अंतर्गत थी वही आपकी फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत है। आपको ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ में आपको 2 ईयर का या 1 ईयर का आपका बीएड का कोर्स होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपको सीटेट की अनिवार्यता ज़रूरी है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर, वही आपका पे स्केल इतना ही रहने वाला है, सब कुछ इतना ही रहने वाला है, और एज लिमिट भी आपकी वही 30 ईयर है। उसके बाद में अगला यहाँ पर अगली बात करते हैं। अगला है आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, और सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में आपकी पोस्ट ऑफ टोटल ऑफ पोस्ट की यदि बात की जाए तो वो है आपकी 310 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत आपकी 178 अनरिजर्व, 60 आपकी OBC, 31 SC, 5 ST, EWS 36, कुल मिलाकर आपके 310 पोस्ट हैं। और 310 पोस्टों के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, और या फिर आपके पास 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री के साथ में आपको बीएड होना चाहिए। तो ये तो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। क्वालिफिकेशन के साथ में आपकी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो है आपकी सीटेट। सीटेट आपके पास होने ही चाहिए, विदाउट सीटेट के आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद में आपका पे स्केल के बारे में बात करें तो पे स्केल आपका वही 44,900 से लेकर 1,42,400 यहाँ पर रहने वाला है, और आपकी एज लिमिट है जो आपकी 30 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST के लिए जो छूट है वो आपकी 5 साल 3 साल वो दे रखी है, जो स्पष्ट छूट है ये। उसके बाद में TGT सोशल साइंस की आपकी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत जो पोस्ट है वो है आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर 92 पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी सेम क्वालिफिकेशन है जो कि आपकी मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई थी वही फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और आपका वही आपका सीटेट यहाँ पर आपको चाहिए, और वही आपकी बीएड आपका जो भी है वो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए। साथ में आपकी जो पे लेवल है, पे स्केल है वो आपका वही सेम रहने वाला है जो कि मेल कैंडिडेट का था, 44,900 से लेकर 1,42,400। एज लिमिट भी आपकी वही रहने वाली है, 30 ईयर से आपके अधिक एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी नेचुरल साइंस के अंतर्गत यदि बात की जाए, नेचुरल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपकी मेल कैंडिडेट की टोटल ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो 630 पोस्ट है। यहाँ पर ऐसे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन है जो आपकी वो है आपकी
बैचलर डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ चाहिए, साथ में आपको बीएड चाहिए और सीटेट आपका 100% पास होना चाहिए। तो ये आपकी जो प्रोसेस है वो तो आपकी लगभग सब में सेम रहने वाली है। इसके अंतर्गत जो दे रखा है वो आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया देख सकते हैं, आपके जो सब्जेक्ट है उसके बारे में दे रखा है आपका। कैंडिडेट अप्लाइंग टू टीजीटी, कैंडिडेट अप्लाई टू टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिक्स साइंस के अंतर्गत शुड हैव साइंस सब्जेक्ट। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं इनके अंतर्गत आपके पास डिग्री होनी चाहिए और ये आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो पे लेवल है वो आपका पे स्केल है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 सेम आपका रहने वाला है। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द discretion of detail specific competent authority of region recorded writing a case the case of candidate otherwise well qualified आपको 100% होना ही चाहिए। उसके बारे में डिटेल स्पेसिफिक यहाँ पर आपको रिटर्न में मांग सकती है। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात कर अगली आपकी नेचुरल साइंस के अंतर्गत फीमेल कैंडिडेट के बारे में आपकी टोटल 502 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं और क्वालिफिकेशन आपका जो सेम क्वालिफिकेशन आपकी मेल कैंडिडेट की थी वही सेम क्वालिफिकेशन आपकी फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत रहने वाली है। बैचलर डिग्री चाहिए आपको, बीएड चाहिए और साथ में सीटेट आपको चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट का क्राइटेरिया था वो आपको सब्जेक्ट का क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है स्पष्ट, वो आपको क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा करना है। जैसे कि मेल कैंडिडेट का था वही सेम आपका फीमेल कैंडिडेट का है, जैसा कि हमने आपको पहले ऊपर बताया था सेम है यहाँ पर भी। अगला यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत जो है वो आपका पे लेवल है वो सेम रहने वाला है, जो कि मेल कैंडिडेट का था 44,900 से लेकर 1,42,400 और ये आपकी 30 ईयर्स जो एज है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपका ये जो पोस्ट है हिंदी के सब्जेक्ट के अंतर्गत, हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत आपकी टोटल ऑफ पोस्ट हैं वो है आपकी 420 पोस्ट हैं सभी कैटेगरी की मिलाकर। क्वालिफिकेशन के बारे में यदि बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री हिंदी के अंतर्गत आपको 50% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी बीएड होना चाहिए और सीटेट आपका पास होना चाहिए। उसके बाद में अगली क्वालिफिकेशन के बारे में, अगली प्रोसेस के बारे में बात करें आपकी हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत मेल कैंडिडेट के लिए, तो हिंदी से ही आपका सेम जो पे स्केल है वो भी आपका सेम रहने वाला है जैसा कि और सब्जेक्ट का था 44,900 से लेकर 1,42,400। एज लिमिट की बारे में बात करें तो वही आपकी 30 ईयर्स रहने वाले। रिलैक्सेबल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है आपके लिए 5 ईयर्स का जो है वो छूट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एज रिलैक्सेशन जो है पैरा 7 के अंतर्गत हम आपको इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन अच्छे से कर देंगे। उसके बाद अगली जो पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट हिंदी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपकी फीमेल कैंडिडेट हिंदी के अंतर्गत आपकी टोटल ऑफ पोस्ट 136 है। और जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी सेम क्वालिफिकेशन जो कि आपकी मेल कैंडिडेट की थी वही सेम क्वालिफिकेशन आपकी फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत है। बैचलर डिग्री आपको चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपको बीएड डिग्री चाहिए और साथ में आपको सीटेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में अगली बात करते हैं यहाँ पर जो पे स्केल है वो आपका सेम जो कि मेल कैंडिडेट का था वही आपका लेवल 7 का आपका पे स्केल रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट का भी। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका और वो है आपका संस्कृत मेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर टोटल ऑफ पोस्ट 342 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके लिए 50% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपको बीएड चाहिए और साथ ही साथ आपको सीटेट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपका पे लेवल जो है वो आपका सेम है सभी सब्जेक्ट का 44,900 से लेकर 1,42,400। एज लिमिट वही आपकी सेम है 30 ईयर्स तक। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें संस्कृत के अंतर्गत, तो फीमेल कैंडिडेट संस्कृत की आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 416। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो आपके संस्कृत के अंतर्गत आपकी बीएड होनी चाहिए और साथ ही आपकी ग्रेजुएशन डिग्री भी आपकी संस्कृत के अंतर्गत होनी चाहिए और वो आपका 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत उसके बाद में अगला जो आपका है पे स्केल वो है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400। एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर्स है। तो आपके 5 साल की जो छूट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए रखी गई है। और SC ST कैटेगरी की बात करें जो आपकी छूट है वो आपकी पैरा 7 के अंतर्गत हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अच्छे से। उसके अलावा अगली यहाँ पे है जो है आपकी उर्दू सब्जेक्ट के अंतर्गत मेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर आप टोटल ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 45 है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन डिग्री है आपकी जो बैचलर डिग्री है वो आपकी 50% मार्क के साथ उर्दू सब्जेक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए और साथ में आपको सीटेट अनिवार्य है। उसके बाद बीएड भी अनिवार्य है, ये आपके पास होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
उसके बाद में आपका जो पे लेवल है वो आपका सेम रहने वाला है, जो कि सभी सब्जेक्ट को सेम ही है, और एज लिमिट भी आपका सेम ही रहने वाला है। उसके बाद में अगली जो सब्जेक्ट है वो है आपकी टीजीटी उर्दू के अंतर्गत फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत। तो फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत आपकी वैकेंसी है उसके बारे में बता। तो टोटल ऑफ वैकेंसी आपकी उर्दू फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत 116 पोस्ट हैं आपकी, जिसमें ओबीसी के अंतर्गत 181 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 35, कुल मिलाकर 116 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट उर्दू के अंतर्गत है। तो जो सेम प्रोसेस आपकी मेल कैंडिडेट की थी वही आपकी फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत जो है आपकी बैचलर डिग्री आपको चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपकी उर्दू सब्जेक्ट के अंतर्गत। उसके बाद में अगली जो है आपकी बीएड डिग्री चाहिए, और आपका सीटेट यहाँ पर पास होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपका पे लेवल के बारे में बात करें तो वही आपकी सेम पे लेवल रहने वाली है। एज लिमिट भी आपकी 30 ईयर्स रहने वाली है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है आपकी पंजाबी सब्जेक्ट के अंतर्गत पंजाबी मेल। तो यहाँ पर टोटल ऑफ पोस्ट हैं वो है आपकी 67 पोस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए पंजाबी सब्जेक्ट के अंतर्गत हैं। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें आपकी पंजाबी सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो क्वालिफिकेशन जो है आपकी पंजाबी भाषा के अंतर्गत आपको डिग्री जो है आपकी बैचलर डिग्री उसके अंतर्गत आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, और अगर नहीं है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ में आपको बीएड होनी चाहिए, और साथ में आपकी सीटेट पास होनी चाहिए। उसके बाद में वही आपका पे लेवल 44,900 से लेकर 1,42,400, और आपका एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाला है। अगला है वो है आपका पंजाबी फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत, और फीमेल कैंडिडेट पंजाबी के अंतर्गत आपकी टोटल ऑफ पोस्ट है वो है आपकी 160। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, जो कि आपकी मेल कैंडिडेट की थी वही आपकी फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर रहने वाली है। अगला यहाँ पर बात करते हैं आपका डायरेक्ट आपकी ड्राइंग टीचर की, और ड्राइंग टीचर के अंतर्गत आपकी टोटल ऑफ पोस्ट है वो है आपकी 15 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 5 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए, वो भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केपल्चर या ग्राफिक्स आर्ट ऑफ फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर या तो आपके पास 5 साल का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए ड्राइंग या पेंटिंग इनके अंतर्गत, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में साथ में अगली आपके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो है आपकी बैचलर डिग्री ड्राइंग या पेंटिंग फाइन के अंतर्गत 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा। साथ में या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल का जो है डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो पे लेवल है वही आपका सेम रहने वाला है, सभी सब्जेक्ट का जो था वही आपका लेवल 7 का पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में आपकी जो लिमिट है एज लिमिट वो आपकी 30 ईयर्स रहने वाली है। उसके बाद में अगली बात करते हैं यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर सब्जेक्ट के अंतर्गत। स्पेशल एजुकेशन टीचर के अंतर्गत आपकी जो पोस्ट है वो टोटल ऑफ पोस्ट है आपकी 2 पोस्ट हैं, और 2 पोस्ट के अंतर्गत क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएशन के साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ आपकी होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आपकी बीएड होनी चाहिए, और उसके अलावा आपकी सीटेट पास होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत ही। उसके अलावा अगली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट हैं वो आपके इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टर्म ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर रिक्वायरमेंट रूल्स आर यूजर डिपार्टमेंट टू विच टू अप्लाई। कैंडिडेट फॉर्म भरने से पहले अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पर आपका एज वगैरह जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है, वो उसको यदि आप कंप्लीटली पूरा करते हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर का जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट बात जो है वो है आपका थर्ड नंबर जो बिंदु है वो आपका इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड एज एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 7/11/2025। तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज वगैरह जो भी क्राइटेरिया रखा गया है वो सभी कुछ आपका 7 नवंबर 2025 तक कम्प्लीटली होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर 7 नवंबर 2025 तक ये आपका जो भी आपका एज या क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ है वो आपका 7 नवंबर 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो आपको DSSB.online.nic.in की साइट पर यहाँ पर जाना है, और जाने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। आपकी एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए DSSB.nic.in की साइट पर जाकर आपका 9 अक्टूबर 2025 से दिन में 12 बजे आपका फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा,
और 7 नवंबर 2025 रात में 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद में आपकी वुमेन कैंडिडेट मतलब महिलाएं, साथ में आपकी SC ST PWD कैंडिडेट, इनके लिए एज फीस जो है वो आपका फ़ीस जो है रिलैक्सेबल है, तो आपका यहाँ पर फ़ीस नहीं लगने वाला है। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है वो उसकी प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगली यहाँ पर बात करते हैं। अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है उसके बारे में। तो वो है आपकी, देख लीजिए यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन स्कीम के अंतर्गत आपकी TGT की जो पोस्ट है उसके अंतर्गत आपका टायर फर्स्ट, तो एग्जामिनेशन स्कीम टायर फर्स्ट, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं टायर 1 के अंतर्गत, और टीचिंग ऑफ पोस्ट टेक्निकल और टीचिंग, इसके अंतर्गत आपके जो है आपके 2 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए। 200 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और 200 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपके 200 मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपका 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन का 2 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। फर्स्ट टायर है वो टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए। इसके अंतर्गत आपके क्या क्या आने वाला है सिलेबस के अंतर्गत उसके बारे में बात करें तो सिलेबस के अंतर्गत आपका सेक्शन ए के अंतर्गत आपका जो है जनरल अवेयरनेस आएगा। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी आएगी। उसके बाद आपका अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। उसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रहेंशन, उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन ए, उसके अंतर्गत आपके 5 पार्ट के अंतर्गत और 5 पार्टों से आपके 20-20 क्वेश्चन को मिलाकर टोटल ऑफ क्वेश्चन 100 यहाँ पर आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद में आपका सेक्शन बी के अंतर्गत जो है सेक्शन बी के अंतर्गत आपका MCQ टाइप 1 मार्क 1 क्वेश्चन के आधार पर आपका 100 क्वेश्चन और जो है 100 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपकी BEd की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो सब कुछ यहाँ पर शामिल है। बाकी आपका सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर आने वाला है। उसके बारे में यदि बात करें तो फॉर द ऑल टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट इन 1 टायर टेक्निकल एंड टीचिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रखा है कि आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंतर्गत आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लेकर आना अनिवार्य है। उसके बाद में विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए, हाउएवर कंबाइंड मार्क्स बोथ ए एंड बी रिकॉग्नाइज प्रिपेयरिंग टू फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट के अंतर्गत आपका जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों सेक्शन के अंतर्गत जो है आपके मार्क्स, उनके अंतर्गत जो मार्क्स हैं उनके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। बाकी आपका सेकंड जो है उसके अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर आने हैं। DSSB रिवर्स द राइट ऑफ चेंज अमेंड, मतलब DSSB के अंतर्गत अधिकार है उसको किसी भी इस नोटिफिकेशन या भर्ती के संबंधित जो भी प्रोसेस है उसके बारे में उसको हटाने या बढ़ाने जो भी है उसका अधिकार आपको DSSB के अंतर्गत सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद में आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में यदि बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 रहने वाली है, 0.25 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पर कटने वाला है। स्किल टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप जो कि वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहने वाला है द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम मेंशन एट पैरा 4 एबव। इन केस क्वेश्चन appearing the held examination invalid not to be evaluation candidate shall minimum qualifying marks out of minimum qualifying marks। उसके बाद इसमें भी आपका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका CBT टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। उसके बाद में आपकी आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की के अंतर्गत जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपकी 5th नंबर आपका जो बिंदु है वो द वर्ड इन ऑर्डर आर्काइव qualitative section and to required best talent available has fixed the following minimum qualifying marks wherever applicable different categories SC ST OBC वगैरह वगैरह। तो आपका जनरल के लिए आपका 40% मार्क्स, OBC के लिए आपका 35% मार्क्स, SC ST के लिए 30% मार्क्स। तो ये आपका जो है ये आपका फिक्स क्राइटेरिया रखा गया है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का। इतने मार्क्स आपको लाने अनिवार्य है, अगर आप नहीं लाते हैं तो आप का जो है आप रेस से बाहर हो जाओगे एग्जामिनेशन के अंतर्गत। उसके बाद DSSB रिवर्स रिजर्व द राइट्स प्रेस पोस्ट
एबिलिटी लेवल कैंडिडेट। तो DSSP के पास जो अधिकार है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में कट ऑफ मार्क्स सेक्शन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज may go higher depending upon the marks obtained the candidate and number of vacancy। तो ये आपका जो कट ऑफ मार्क है वो किसी भी कैटेगरी का कम और ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट और कैंडिडेट के ऊपर। उसके बाद में अगले यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है कि कैंडिडेट को आपके जो है कैंडिडेट सिक्योरिंग द मोर मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंतर्गत आपका जो मेरिट हायर करने के लिए है तो आपके अंतर्गत उसके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आने अनिवार्य हैं, जिससे कि आपको मेरिट के अंतर्गत प्रॉब्लम्स नहीं आए। उसके बाद में SC ST EWS कैंडिडेट जो है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है क्या क्या आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट का आपको पता ही है, जो भी है कट ऑफ वगैरह के अंतर्गत वो आप रिजर्वेशन के अंतर्गत पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर एज इलेक्शन के बारे में। तो एज इलेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर बात करते हैं। एज इलेक्शन जो है आपका SC ST OBC वगैरह जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी का एज इलेक्शन आप पर देख सकते हैं। तो SC ST के लिए आपका 5 ईयर्स का जो है आपका एज इलेक्शन मिलने वाला है। OBC के लिए आपका 3 साल का एज इलेक्शन मिलने वाला है। PWD और UR EWS कैंडिडेट के लिए आपका 10 साल का। उसके बाद में PWD SC ST के लिए आपका 15 साल का। उसके बाद PWD OBC के लिए आपका 13 साल का यहाँ पर एज इलेक्शन रहने वाला है। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनके अंतर्गत आपका ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपका 5 ईयर्स का जो है एज इलेक्शन रहने वाला है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी के अंतर्गत भी आपका 3 साल का रहने वाला है और मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 55 साल तक यहाँ पर रहने वाली है। तो ये तो आपका जो था आपका DSSP का जो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी थी वो हमने आपको यहाँ पर दे दी है। तो दोस्तों ये आपका जो कंप्लीट जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है और ये आपकी DSSP की जो वैकेंसी थी और टोटल ऑफ वैकेंसी के अंतर्गत आपकी 5346 पोस्ट के अंतर्गत जो वैकेंसी थी उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। तो और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आपका कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसमें के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया है नोटिफिकेशन संबंधित। साथ में यदि आपको इसके अंतर्गत आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आई उसके बारे में यहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं। या दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों के लिए शेयर करें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें। तो ये वीडियोज़ आपको देखने के लिए सेशन के अंतर्गत आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में वीडियो को अधिक से संख्या में लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।